हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक ऑफ क्लास 12th। ओके, सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीयूटी एस्पिरेंट्स एंड फॉर बोथ स्टूडेंट्स। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में हमने ये देखा था कि कैसे हमारी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो ख़त्म हुई थी 1945 में, और उसके बाद हमारे पूरे वर्ल्ड के आगे दो सुपर पावर्स निकल कर आई। एक थी यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर, राइट। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो यूएसएसआर था उसका पतन हो गया, यानी यूएसएसआर ख़त्म हो गया 1991 में। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे जो यूएस थी उसकी हेजेमनी फैली जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया, है ना। क्योंकि अब यूएसएसआर जब खत्म हो गया तो सिर्फ और सिर्फ जो यूएसए थी वो एक अकेली सुपर पावर बन के रह गई, है ना। तो इस चैप्टर में हमने यही देखना है कि कैसे जो यूएस था उसने अपनी हेजेमनी मीन्स होता है प्रभुत्व, ठीक है, यानी कि कैसे इसने अपना हम कह सकते हैं बहुत इन्फ्लुएंस जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में थी वो फैलाई। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि जो अमेरिका है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है नॉर्थ अमेरिका और एक है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका में एक नॉर्थ अमेरिका आता है, एक साउथ अमेरिका आता है, और यूएस सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूएसए और जो अमेरिका है वो एक ही चीज़ है, बट नो, यूएस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अमेरिका, दैट इज इट इज ओनली अ वन कंट्री इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ओके, अब हमारा पहला टॉपिक आता है बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, कि कैसे ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था इसकी शुरुआत हुई। अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो यूएस की हेजेमनी थी, यानी कि उसकी जो डोमिनेंस थी पूरे वर्ल्ड में, वो शुरू हुई 1991 से, जब यूएसएसआर खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने सोचा कि चलो यूएस से अब फुल पावर की तरह दिख के आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि जो यूएस की जो डोमिनेंस थी वो 1945 से ही हमें देखने को मिलती है। 1945 में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी, तो तब से ही जो यूएस है एक हेजेमनी की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि एक पावर जिसे बोलते हैं अपनी डोमिनेंस फैला रखी है इसने। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आता है। ठीक है, ये आपका एज ए एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं और इसको पूरा भी पूछ सकते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, अगर सीयूटी के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत ही सारे मतलब इसमें से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, सो अगस्त 1990 की अगर हम बात करें तो अगस्त 1990 में इराक जो है एक कंट्री है, ठीक है, उसने इन्वेड कर दिया था, यानी कि हमला कर दिया था कुवैत पर। ठीक है, इराक और कुवैत क्या है, इराक एक कंट्री है, उसके साइड में ही छोटी सी एक कंट्री है कुवैत। ठीक है, तो इराक ने क्या करा, कुवैत पर हमला कर दिया। ठीक है, अब ये जो हमला था ये इसने उसको कब्जे में लेने के लिए करा था। तो इसके चक्कर में जो यूएन थे, यूएन क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस, यानी कि जो एक संगठन बना हुआ है ना पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए, तो जो यूएन थे उन्होंने ये जो इन्वेशन ये कर रहा था इसके लिए मना करा, मतलब इसको रोकना चाहा, लेकिन जो इराक था वो नहीं रुका। तो इसके बाद जो यूएन था इसने फोर्स का इस्तेमाल करा कुवैत को इससे आज़ादी दिलाने के लिए, इसको लिबरेशन दिलाने के लिए। ठीक है, और इस फोर्स में क्या हुआ, यूएस के जो प्रेसिडेंट थे एच.डब्ल्यू. बुश, इन्होंने एक एमरजेंस किया न्यू ऑर्डर का। ठीक है, आपको याद रखना है यूएस के प्रेसिडेंट जब ये इराक ने इन्वेशन किया था तो कौन थे, एच.डब्ल्यू. बुश थे। ठीक है, इन्होंने ही एमरजेंस ऑफ अ न्यू ऑर्डर करा, और क्या हुआ इसमें 6,60,000 जो ट्रूप्स थे, ट्रूप्स मीन्स आर्मी, 34 कंट्रियों से मिलकर इन्होंने क्या करा, इराक पर ही हमला कर दिया और इराक को इस वॉर में हरा दिया। ठीक है, इसी को ही हम फर्स्ट गल्फ वॉर भी बोलते हैं, हिंदी में अगर मैं बताऊं तो पहला खाड़ी युद्ध जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी इसको ही बोला जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी कि जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म है, पहला खाड़ी युद्ध, फर्स्ट गल्फ वॉर, सारे के सारे इसी के ही नाम हैं, जब इराक ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था कुवैत पर। ठीक है, और इसके चक्कर में यूएन ने फिर फोर्स का इस्तेमाल करा, और उसमें जो यूएस थी उसने मिलकर, उसके साथ साथ 34 कंट्रियों ने मिलकर 6,60,000 ट्रूप्स ने इराक पर हमला कर दिया और उसको हरा दिया। ठीक है, उस टाइम पे जो अमेरिकन जनरल थे वो थे नॉर्मन श्वेवरकॉफ करके। ठीक है, और इराकी प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, मतलब इराक के जो राष्ट्रपति थे वो थे सद्दाम हुसैन। ठीक है, तो सद्दाम हुसैन को एक बार वार्निंग भी दी गई थी कि आप उस पर हमला मत करो या उसको छोड़ दो, आज़ाद कर दो कुवैत को, बट इसने नहीं माना, इसने फुल ललकारा कि आ जाओ देख लेता हूँ मैं, जिसको जो करने कर लो। तो फिर एंड में क्या हुआ, इसको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है ये, अगस्त 1990 में हुई थी, ये फैक्ट्स याद रखने आपको। ठीक है, क्या हुआ था, इराक ने इन्वेड कर दिया था कुवैत पर। ठीक है, उसके बाद यूएन उसमें बीच में आ गया, यूएन ने मना करा, उसके बाद 6,60,000 ट्रूप्स, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है 1 पॉइंट। ठीक है, 34 कंट्रियों से मिलकर इन्होंने हमला करा, इसी को ही हम पहला खाड़ी युद्ध बोलते हैं, इसी को ही हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोलते हैं। अब देखो इसमें 75% जो फोर्सेस थी वो इराक की, सॉरी उसकी थी, यूएस की थी। ठीक है, यानी कि ये जो 6,60,000 का ये जो ट्रूप गया है वहाँ पर, है ना, हमला करने के लिए, इसमें से 75% जो आर्मी थी वो किसकी थी, यूएस की थी। तो अब आप खुद अनुमान लगा सकते हो, सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल था उस टाइम पे यूएस की, उसने मतलब आधे से ज़्यादा आर्मी तो किसकी, यूएस की ही वहाँ पर थी।
है ना। तो अपना एक तरीके से ये डोमिनेंस दिखा रहा था वहाँ पर भी। ओके, उसके बाद ये जो वॉर थी इसको कंप्यूटर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे 1 नंबर में कि कंप्यूटर वॉर क्या थी या वट या कंप्यूटर वॉर क्यों बोलते हैं। तो कंप्यूटर वॉर इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया गया था। ठीक है, यूएस के द्वारा और जितनी भी 34 कंट्रीज थी ना, इन्होंने क्या किया था, स्मार्ट बॉम्ब्स जो होती हैं मतलब डिजिटल टाइप ऑफ बॉम्ब्स, उनका इस्तेमाल करा था। और इस वॉर को कंप्यूटर वॉर के साथ साथ वीडियो गेम वॉर भी बोलते हैं। वीडियो गेम वॉर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो लाइव टेलीकास्ट टीवी पर दिखाया गया था, मीडिया इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव थी इस टाइम पे। ठीक है, और हर एक जानकारी वो टीवी पर दिखाते थे और लोग बड़े ही आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए अपने सोफों पे बैठ के इस वॉर को एंजॉय कर रहे थे एक तरीके से। ठीक है, वहाँ पर बर्बादी हो रही है, यहाँ पर ये लोग अपना मज़े से टीवी में देखते देखते उसको एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, तो इस वॉर को हम कंप्यूटर वॉर और वीडियो गेम वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, पहला खाड़ी युद्ध, कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर, सब चीज़ें इसी वॉर से रिलेटेड है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्लिंटन ईयर्स। ठीक है, तो 1992 में क्या हुआ, जॉर्ज H.W. बुश जो थे, अब देखो इसमें जो इवेंट्स हैं वो याद करने वाले हैं, आप लाइन से इसको याद कर सकते हो। जैसे कि इराक इन्वेशन कब हुआ था, 1990 में अगस्त में, है ना। उसके बाद याद करो कि 1992 में उसके 2 साल बाद जॉर्ज H.W. बुश जो थे उस टाइम पे वो हार गए। ठीक है, उन्हें मतलब इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और ये हार गए। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। और फिर कौन प्रेसिडेंट बने वहाँ के, विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन। आपको पता होगा कि वहाँ पर अमेरिका में क्या होता है, प्रेसिडेंटशिप चलती है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए तो जॉर्ज H.W. बुश हार गए और फिर कौन बने वहाँ के, विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन। ठीक है, ये कौन थे, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी। और इन्होंने डोमेस्टिक इश्यूज पे क्या करी, कैंपेन करे। कैंपेन होते हैं जैसे कि हम एक मुद्दा चुन के हम कैंपेन करना शुरू कर देते हैं ना, रैलीज निकालना। तो इनका मेन मुद्दा था डोमेस्टिक इश्यूज। डोमेस्टिक इश्यूज यानी कि जो अपने देश के मुद्दे होते हैं जितने भी। ठीक है, इन्होंने फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे ध्यान नहीं दिया कि दूसरों से लड़ाई करनी या दूसरों से अपने रिलेशन बनाने दूसरे देशों से। इन्होंने अपने ही देश के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि डेमोक्रेसी का प्रमोशन करना। डेमोक्रेसी का प्रमोशन करना यानी कि लोकतंत्र को बढ़ावा देना। उसके बाद जो मौसम बदलाव होते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, इस पे ध्यान देना। वर्ल्ड ट्रेड पे ध्यान देना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कर सके। तो इनके टाइम पीरियड में ये सब चीज़ें हुई थी। ओके, इसके बाद क्या हुआ, 1998 में जो यूएस की एम्बेसीज थी नायरोबी, केन्या और दार इस्लाम में, वहाँ पर क्या कराई गई, बॉम्बिंग कराई गई, यानी कि बम फोड़े गए। किसने फोड़े थे, अल कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक मतलब कि एक आतंकवादियों ने संगठन बना रखा है अल कायदा, आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दी, बॉम्बिंग कर दी यूएस एम्बेसीज। एम्बेसीज क्या होती है, जैसे कि हर किसी देश की अलग अलग देशों में एम्बेसीज होती है। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे देशों की है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड एक्सेट्रा एम्बेसीज यहाँ पे भी खुली हुई है। ठीक है, एम्बेसीज का क्या काम होता है, जैसे कि अगर आप इंडिया के कुछ लोग अगर बाहर है, ठीक है, तो वहाँ पे इंडिया की एम्बेसीज होगी। अगर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप एम्बेसी में जाके अपने जो इश्यूज हैं वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उन्हें मतलब एम्बेसीज जिनको नहीं पता, ठीक है, तो यूएस की एम्बेसीज जो थी नायरोबी, इन 3 जगहों पर, इन 3 देशों में, इन पे क्या करा दिया गया, बॉम्बिंग करा दी गई 1998 में। और किसने कराई थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है अल कायदा, उन्होंने। इनका काम यही होता है, यही फालतू ही काम करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब जो यूएस है वो इतना पावरफुल कंट्री है, वो ऐसे ही थोड़ी बैठे रही है ना। तो इन्होंने क्या करा, कुछ दिनों बाद ही जो प्रेसिडेंट क्लिंटन थे उस टाइम पे, उन्होंने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच निकाल दिया। ठीक है, होता ना, हम हर किसी चीज़ को एक नाम दे देते, तो वैसे ही एक इन्होंने हम कह सकते हैं ऑपरेशन करा, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। वेरी इंपॉर्टेंट, कब करा था, 1998 में, याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें क्या किया इन्होंने, क्रूज मिसाइल, ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल्स होती हैं, इसकी स्ट्राइक करवा दी। कहाँ पर, अलकायदा टारगेट्स पे। कहाँ पे, सुदेन और अफगानिस्तान, यहाँ पे ज़्यादा उस टाइम पे टेररिस्ट थे। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये मिसाइल फिकवा दी। ओके, सो इस तरीके से इन्होंने 1998 में जो बॉम्बिंग थी यूएस एम्बेसीज में, उसका यूएस ने जवाब दिया इन अलकायदा वाले जो आतंकवादी थे उनको। ओके, सो इसके बाद क्या हुआ, 1999 में जो यूगोस्लावियन थे उन्होंने क्या करा, कोसावो में जो अल्बानियन पॉपुलेशन थी, मतलब वहाँ पे जो अल्बानियन जनसंख्या थी, उनको दबाने की कोशिश करी। ठीक है, और इसके खिलाफ जो एयरफोर्स थी नाटो की, नाटो पता है ना आपको, जो यूएस की जो मिलिट्री अलाइंस है उन्हों की, वो उसको हम नाटो बोलते हैं। ठीक है, तो नाटो ने क्या करा, बम्बार्ड कर दिया यूगोस्लाविया पे, यानी कि यूगोस्लाविया पे बमबारी करी। 2 महीने तक ये बमबारी चली। ठीक है, और इसकी वजह से जो स्लोवाकियन मिलोसेविक की जो वहाँ पे सरकार थी वो क्या हो गई, गिर गई। ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा इवेंट है, इसको आप याद कर सकते हो, 1999 में क्या हुआ था। ठीक है, यूगोस्लाविया एंड 1999, अगर एमसीक्यू में आएगा तो आपको वो ऑप्शंस देख के भी याद आ जाएगा। ठीक है, अपने आप। ओके, सो हमारा अगला टॉपिक आता है 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब 11 सितंबर 2001 में क्या हुआ, यहाँ पर 9/11 इसलिए लिखा है क्योंकि जो अमेरिका में क्या होता है, हम पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम डेट लिखते हैं, फिर हम मंथ लिखते हैं एंड फिर हम क्या लिखते हैं,
साल लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, पहले वो लिखते हैं, मंथ लिखते हैं और फिर डेट लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने उसमें देखें तो 11 सितंबर 2001 को 19 हाईजैकर्स जो थे, कहाँ से, अरब कंट्रीज़ में से, इन्होंने हाईजैक कर लिए 4 कमर्शियल जो एयरक्राफ्ट थे अमेरिकन, उनको कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं जो काम वाम के लिए, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं ना अमेरिका की, तो उन 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट को इन्होंने हाईजैक कर लिया, ठीक है। और उनको कहाँ पर, 4 जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी यूएस की, उन पर उड़ाना चाहा, ठीक है, मतलब वहाँ पे क्रैश करवाए। पहला जो एयरक्राफ्ट था उसको क्रैश कहाँ पे कराया इन्होंने, नॉर्थ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है न्यूयॉर्क में, वहाँ पर, ठीक है। नॉर्थ एक कराया इन्होंने नॉर्थ में, दूसरे वाले को इन्होंने क्रैश कराया साउथ में, ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, साउथ वाली तरफ। और थर्ड वाला इन्होंने कराया पेंटागन बिल्डिंग में, अर्लिंगटन में जो है, वर्जीनिया, और ये क्या है, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं ये अमेरिका की। जैसे आप ऐसे समझ लो कि इंडिया में अगर हम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स की बात करें, जैसे पार्लियामेंट पे हाईजैक वो करवा देना, क्रैश करवा देना, या फिर और भी इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे नुकसान भी हुए। उसके बाद चौथी वाली जो एयरक्राफ्ट था, वो इनका प्लान था कि हम कहाँ पे क्रैश कराएंगे, कैपिटॉल बिल्डिंग में, जो कि क्या है, यूएस कांग्रेस की बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ पर ऐसा हो नहीं पाया। इनका ये वाला जो क्रैश था वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया, और फिर ये जो प्लेन था वो कहाँ पर आके लैंड हो गया, फील्ड में, ठीक है, मैदान में लैंड हो गया, पेनिसलिविया की, वेनिया की, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इस अटैक के चक्कर में 3000 जो लोग थे उनकी जानें गई, ठीक है। अमेरिका के जो 3000 पीपल्स थे वो मर गए, और इसको कंपेयर करा गया, मतलब जिस तरीके से ये पूरा का पूरा इवेंट हुआ 11 सितंबर 2001 को, ये बहुत ही दर्दनाक था और बहुत ही खतरनाक था, ठीक है। तो इसको कंपेयर किया गया, जो एक बार पहले बर्निंग हुई थी, मतलब कि वॉशिंगटन को जला दिया गया था 1814 में, उससे कंपेयर किया गया कि उतना ही खतरनाक था ये। और 1941 में एक बार जापानीज़ ने अटैक कर दिया था पियर्ल हार्बर पे, तो उससे भी कंपेयर करा है इस खतरनाक से जो इवेंट था उसको, ठीक है। तो आपको याद रखना है 11 सितंबर 2001 में हुआ था ये 9/11 का जो अटैक था, ठीक है। अब देखो, अब अमेरिका फिर चुप नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो थे उस टाइम पे, रिपब्लिकन पार्टी के ये मेंबर थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू कर दी, कि हम जितने भी ये देश में, जितने भी दुनिया में ये जो आतंकवादी फैला रहे हैं, और जितने भी ये आतंकवादियों ने दंगे मचा रखे हैं, इनको हम खत्म करेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम लॉन्च कर दी। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि फ्रीडम मतलब आज़ादी है ना, तो इंड्योरिंग फ्रीडम की ये जो आतंकवादियों ने हमले करे हुए हैं और ये अपना पूरा जिसे बोलते हैं खौफ फैला रखा है, उससे हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम किसने चलाया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने चला दिया। और इनका मेन टारगेट कौन थे, अलकायदा, ये जो अलकायदा और तालिबान वाले जो ग्रुप है ना, जो आतंकवादी संगठन है, इन पे इनका मेन वार था, और अफगानिस्तान में है ज़्यादातर, ठीक है। तो उनको इन्होंने क्या करा, बहुत सारे जो आतंकवादी थे उनको अरेस्ट करा, ठीक है। और इनको सीक्रेट जो प्रिजन्स होती हैं, यानी कि बहुत सीक्रेट जो जेल होते हैं, वहाँ पर इनको कैद कर दिया, जैसे कि ग्वेंटानामो बे, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। और यूएस नेवल बेस जो है कहाँ पर है, क्यूबा में, ठीक है। क्यूबा में ग्वेंटानामो बे करके एक जगह है, ठीक है, जो क्या है, यूएस का नेवल बेस है, वहाँ पर इन आतंकवादियों को रखा, ठीक है। और इनके पास बिल्कुल भी राइट नहीं थे कि ना तो इनकी गवर्नमेंट इनसे आके मिल सकती है, ना ही इनको जो बहुत सारी सुविधाएं होती हैं वो मिली, कोई इनसे मिल भी नहीं सकता, वहाँ पे बस इन्हें कैद कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने, जो हमारे अमेरिका था उसने 9/11 में जो इन्होंने आतंकवादियों ने हमला करा था उसका जवाब दिया, ओके। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट आता है, इराक इन्वेशन, ठीक है। इराक ने जो हमला करा था, मतलब इराक पर हमला किया गया, ठीक है। इसको हम सेकेंड गुल्फ वॉर भी बोलते हैं, सेकेंड GF वॉर, ठीक है, आप बोल सकते हो। तो सेकेंड गुल्फ वॉर जो थी, दूसरा खाड़ी युद्ध, पहला खाड़ी युद्ध हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ये वाला आया दूसरा खाड़ी युद्ध, ठीक है। इसको हम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कब हुआ था, 19 मार्च 2003 में हुआ था। अब हुआ क्या था, तो 40 कंट्रीज से ज़्यादा जो कंट्रीज थी उन्होंने किसको ज्वाइन करा, यूएस को ज्वाइन करा। यूएस ने मतलब एक तरीके से ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था, ठीक है, जिसमें ये जिसके ज़रिए इन्होंने 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को मिलवाया अपने साथ, कि आप भी जिसको हमारे साथ मिलना है वो मिल सकता है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम इराक पर हमला करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसको इन्होंने क्या बोला, कोएलिशन ऑफ द विलिंग, की जो चाहता है, मतलब अपनी मर्जी से जो चाहता है मिलना, इसमें वो मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने इनका साथ दिया, यूएस का 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने। अब इनका पर्पज़ क्या था, ठीक है, क्यों करा इन्होंने, क्या इनको आग लगी हुई थी करने की, ठीक है। तो जो यूएस था, इसका मेन पर्पज़, मतलब जो इन्होंने बोला
कि हम क्या क्यों करना चाहते हैं इराक पर हमला, क्योंकि ये इराक जो है क्या कर रहा है, वेपन्स बना रहा है मास डिस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे वेपन्स बना रहा है, ऐसे हथियार बना रहा है जिससे तबाही मच सकती है, ठीक है। लेकिन असलियत में अगर हम देखें तो कोई ऐसी चीज़ मिली ही नहीं वहाँ पर, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो कोई ऐसे मास डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे जिसे बोलते हैं हथियार बना रहा था, ऐसा नहीं था। बल्कि इसके पीछे जो यूएस था उसके खुद के ऑब्जेक्टिव थे, बल्कि ये चाहता था कि हम क्या कर लें, इराक की जो ऑयल फील्ड्स है, इराक में बहुत ज़्यादा तेल वेल होता है ना, तो उसको ये हथियाना चाहता था और साथ ही साथ उसके साथ क्या करना चाहता था, फ्रेंडली रिलेशन बनवाना चाहता था इराक के साथ, ठीक है। तो इसलिए इराक पर इसने क्या करवाया था, हमला कराया था। लेकिन असफल हुआ ये, बिल्कुल भी इराक को ये अपने साथ पैसिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, यूएस को बहुत सारी जिसे हम बोल सकते हैं लॉस हुआ। 3000 मिलिट्री जो थे, मिलिट्री पर्सनल वो वेस्ट हो गए इसके, यानी कि जो 3000 से ज़्यादा जो हथियार थे वो वेस्ट हो गए। और इसमें क्या हुआ, इस फालतू की जो वॉर हुई थी एक तरीके से हम कह सकते हैं, उसमें 50,000 जो इराकी सिविलियंस थे, आम जनता जो थी जिनका कोई कसूर भी नहीं था, वो मारे गए, ठीक है। तो एक बहुत ही हम कह सकते हैं गंदी चीज़ हुई थी इराक के ऊपर, और इसी को ही हम बोलते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम एंड द इराक इन्वेजन, और दूसरा खाड़ी युद्ध, ठीक है। याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें। ओके इसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं, ठीक है। जो हमारे मतलब जो मेन चीज़ें थी वो तो हमने कर ली हैं इस चैप्टर में से, लेकिन कुछ ऐसे दे रखे हैं और भी चीज़ें, तो उसको हमें अगर एक नंबर में पढ़ना हो तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ जो हेजेमनी है, ये जो नाम है ये कहाँ से लिया गया है, क्लासिकल ग्रीक में से लिया गया है ये, ठीक है। जो ग्रीक एक लैंग्वेज होती है ना, उसका नाम है एक। उसके बाद एक हार्ड पावर नाम का एक पूरा टॉपिक दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। हार्ड पावर का मतलब होता है मिलिट्री पावर। इसमें यही चीज़ बताई हुई है कि कितनी ज़्यादा मिलिट्री पावर है यूएस की। आप कह सकते हो कि यूएस जो है वो हर किसी फील्ड में आ गया है, चाहे आप मिलिट्री में ले लो, चाहे आप पॉलिटिक्स में ले लो, चाहे आप इकोनॉमी में ले लो, हर किसी चीज़ में जो यूएस है बहुत ही आगे चल रहा है सबसे, ठीक है। तो हार्ड पावर का मतलब क्या होता है, मिलिट्री पावर से है, ठीक है। सॉफ्ट पावर क्या होती है, सॉफ्ट पावर मतलब पॉलिटिकल कितनी पावर है उसकी, ठीक है। पॉलिटिक्स में भी वो बहुत आगे है, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसके प्रोडक्टों की बात करें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो यूएस की देन है, तो सबसे पहली चीज़ तो जो ये आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक है, जो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये भी किसकी देन है, ये भी उन्हीं के ही जरिए बनी हुई है, यूएस ने ही एक तरीके से बना रखी है। और ये ग्लोबल नीड्स के लिए, ग्लोबल नीड्स होती है जो हर कोई चला सके, जैसे कि रोड है, ठीक है। रोड पे किसी कोई ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो रोड को तो वो कम हो जाएगी, दूसरे बंदे के लिए कम मिलेगी उसको। ऐसी चीज़ें जो एक बंदा यूज़ कर ले तो दूसरे के लिए भी उतनी बचेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट भी किसकी देन है, जो जिसके बिना हम रह नहीं सकते आजकल के टाइम पे, है ना, इंटरनेट के बिना। तो ये भी किसकी देन है, यूएस की ही देन है। उसके बाद ये जो SLOCs हैं, यानी कि सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो समुद्र के ज़रिए जो हम कम्युनिकेशन सिस्टम देखते हैं, वो भी यूएस का ही करा धरा है, उन्हीं का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। सो ऑल कम अंडर प्रोडक्ट्स ऑफ यूएस। सारे ये जो प्रोडक्ट हैं ये यूएस के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इन्होंने ही निकाला हुआ है ये सारी चीज़ें। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको याद रखना है। 1950 में क्या हुआ था, 1950 में रिसर्च प्रोडक्ट चलाया गया था जिससे हमें क्या मिला, इंटरनेट मिला। और ये भी किसने चलाया था, यूएस ने चलाया था, ठीक है। तो इंटरनेट का बता रहे हैं कि इंटरनेट दुनिया के सामने कब आया, 1950 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद 1881 में पहला बिजनेस स्कूल खोला गया, वार्टन स्कूल, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में। ये देखो अब क्या था, जो यूएस के लोग मतलब जो अमेरिका था उसका ऐसा मानना है कि जो बिज़नेस जैसी चीज़ है वो भी हम स्कूलों में सिखा सकते हैं, इसलिए इन्होंने 1881 में पहला बिजनेस स्कूल खोला। कहाँ पर खोला था, वार्टन स्कूल, मतलब कौन सा स्कूल था, वार्टन स्कूल। और कहाँ पर खोला था, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में, ठीक है। मतलब यहाँ पर इन्होंने सिखाना शुरू करा बिजनेस को भी कि हाँ भाई आप इस तरीके से बिजनेस कर सकते हो एंड ऑल दैट। उसके बाद 1900 की अगर हम बात करें तो 1900 में पहला MBA कोर्स शुरू हुआ। जो MBA है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, हर किसी देश में आज के टाइम पे आपको डिग्री चाहिए ही चाहिए होती है MBA की, ठीक है। उसके बिना आपको कहीं पे जॉब एंड वो सब चीज़ें नहीं हो पाती है ना। तो MBA जैसा ये जो इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है, ये भी किसने शुरू करा है, ये भी यूएस ने ही शुरू करा हुआ है, ठीक है। हमें शायद पता भी नहीं होगा बट है ये चीज़। पहला जो MBA कोर्स था ये शुरू हुआ था 1900 में। और उसके बाद 1950 में ये जो था कोर्स, ये बाहर की कंट्रीज़ ने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। जैसे आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो हर किसी कंट्री में ये नेसेसरी है, कंपलसरी कोर्स है कि आपको MBA करनी ही है। ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में करना होता है, ठीक है। तो ये भी किसने करा हुआ है, यूएस का प्रोडक्ट है ये भी। उसके बाद एक नंबर में आता है बैंडवेगन स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये भी किसने ऑपरेट करी थी, मतलब ये जो हेजेमनी है यूएस, इन्होंने ही ऑपरेट करी हुई थी, ठीक है।
ओके, सो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।